पांचवा प्रश्न, भगवान, राजनीति में सफल होने का नुस्खा क्या है? महेंद्र, एक ही नुस्खा है, बुद्धि नहीं होनी चाहिए, या हो तो बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए। बुद्धि हो तो फिर राजनीति में सफल ना हो पाओगे। वहां बुद्धुओं की गति है, क्योंकि राजनीति में बुद्धुओं के अतिरिक्त और कोई उत्सुक ही नहीं होता। सफलता की तो बात दूर। जिनके पास कुछ बुद्धि है, कुछ चैतन्य का निखार है, वे गीत रचेंगे, वीणा बजाएंगे, नृत्य में उतरेंगे, ध्यान में डूबेंगे, प्रार्थना करेंगे। बहुत कुछ है करने को उनके पास। जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी में बड़े अनूठे अनूठे अमृत के आयाम हैं। वे राजनीति की कीचड़ में पड़ेंगे। किस लिए? राजनीति तो उनके लिए है जिनके लिए कुछ और नहीं, जो मूर्ति नहीं बना सकते, जो चित्र नहीं रंग सकते, जो गीत नहीं गा सकते, जो कुछ भी नहीं कर सकते। उन सब अयोग्यों के लिए राजनीति है। आखिर अयोग्यों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। जिनमें और कोई योग्यता नहीं है, उनमें राजनीति की योग्यता होती। राजनीति के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान आदमी इतनी बेईमानी नहीं कर सकता, कुछ तो सोचेगा। बुद्धिमान आदमी इतने धोखे नहीं दे सकता, कुछ तो विचारेगा। बुद्धिमान आदमी इतने झूठ नहीं बोल सकता, आखिर खुद की आत्मा कचोटेगी। और राजनीति तो सिर्फ झूठे आश्वासन, सिर्फ झूठ पर झूठ। अत्यंत सोई हुई चेतना चाहिए राजनीति में सफल होने के लिए। शहर में एंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर से अनेक मौतों की खबर पढ़कर चिंतित हुई पत्नी ने अपने राजनेता पति से कहा, क्यों? पढ़ा आपने, यह रोग यहां भी फैल गया। राजनेता ने कहा, तो क्या? तो क्या? पत्नी बोली, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें। घबराओ मत, राजनेता ने कहा, इस रोग का संक्रमण केवल मस्तिष्क को हो तभी होता है। आखिर मस्तिष्क हो तो ही मस्तिष्क का ज्वर हो सकता है। मैंने सुना है एक आदमी के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया जा रहा था, बड़ा ऑपरेशन था, पूरा मस्तिष्क खोपड़ी से बाहर निकाल लिया गया था और डॉक्टर मस्तिष्क को साफ सुथरा करने में लगे थे। मरीज बिस्तर पर लेटा था, तभी एक आदमी भीतर भागा हुआ आया। उसने कहा कि नेताजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? आप तो देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। वो आदमी एकदम उठ के खड़ा हो गया। डॉक्टर तो बड़े हैरान हुए, वो तो चलने लगा। डॉक्टर ने कहा, अरे भाई, आपका मस्तिष्क तो यही है। उसने कहा, अब मस्तिष्क की क्या जरूरत, अब रखो यहीं, अब करते रहो साफ सुथरा। अब मुझे मस्तिष्क की क्या जरूरत, मैं मुल्क का प्रधानमंत्री हो गया। अब तो मस्तिष्क हो तो अड़चन होगी। तुम पूछते हो राजनीति में सफल होने का नुस्खा क्या है? बुद्धि का अभाव चाहिए, बेईमानी चाहिए, झूठ चाहिए,
हर तरह से एक ही दृष्टि चाहिए बस कि किसी तरह पद पे पहुंच जाएं। मार्ग ठीक हो कि गलत, साधन ठीक हो कि गलत, कोई चिंता नहीं, न शुभ की न अशुभ की, न नीति की न अनीति की। इतना कठोर हृदय चाहिए कि लोगों के सिर की सीढ़ियां बना सको, और इतनी कुशलता चाहिए कि चेहरे बदल सको। इतने मुखौटे चाहिए कि जब जैसी जरूरत पड़ जाए वैसा मुखौटा लगा लिया। होटल में एक पहलवान शराब पीकर अपने दाएं तथा बाएं बैठे लोगों को चैलेंज कर रहा था। दाहिनी ओर उंगली उठाकर बोला गधो, बाईं ओर उंगली उठाकर बोला घोड़ो, है तुम लोगों में से किसी की हिम्मत जो मुझको आके कुश्ती लड़े? तुरंत एक प्रसिद्ध राजनेता जो दाहिनी ओर बैठा था उठा और बाईं ओर जाने लगा। पहलवान ने सीना फुलाते हुए उसे घूरा और कहा, क्यों बे नेताजी के बच्चे, तू लड़ेगा मुझसे? नेताजी ने कहा, अरे पहलवान साहब, मेरी क्या मजाल आपसे लड़ने की, मैं तो गलत साइड पर गधों की तरफ बैठ गया था, सो घोड़ों की तरफ जा रहा हूं। मुखौटे बदलने की हिम्मत चाहिए, लोगों के जूते चाटने की हिम्मत चाहिए, झूठ की कुशलता चाहिए, मूढ़ सपने देखने की कुशलता चाहिए। डब्बू जी चंदूलाल से कह रहे थे, जानते हो चंदूलाल, मैं रोजाना 250 रुपए बचाता हूं, ऐसे करते करते आज नहीं कल करोड़पति हो जाऊंगा। चंदूलाल ने कहा, वह कैसे? डब्बू जी ने कहा, आजकल मैं रोजाना रेल में सफर करता हूं और रेल में एक जंजीर होती है, उस जंजीर का गलत इस्तेमाल करने वाले को 250 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। चंदूलाल ने कहा, पर उससे क्या? अरे डब्बू ने कहा, तुमको समझे नहीं, आज तक मैंने वह जंजीर नहीं खींची, 250 रुपए रोज बचते, करोड़पति हो जाने वाला हूं। तुम देखना, तुम जरा देखते रहो। इस तरह के मूढ़तापूर्ण गणित बिठाने की क्षमता चाहिए। राजनीति जड़ताओं का अड्डा है, वहां जो जितना ज्यादा जड़ हो उतने सफल होने की संभावना है। बुद्धिमान तो बहुत पहले हट जाएंगे दौड़ से, क्योंकि दौड़ इतनी गंदी है। महेंद्र, तुमने ये प्रश्न पूछा ही क्यों? क्या राजनीति में उतरने के इरादे? क्या जीवन में कुछ और करने को नहीं बचा? क्या जीवन में और कुछ करने योग्य नहीं मालूम होता? लेकिन राजनीति में उतरने की आकांक्षाएं पैदा होती हैं क्योंकि राजनेताओं को इतनी प्रतिष्ठा मिलती। ये दुर्भाग्य है कि राजनेताओं को इतनी प्रतिष्ठा मिलती। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, भविष्य राजनीति का नहीं। राजनेताओं की प्रतिष्ठा धीरे धीरे डूबती ही जाने वाली है। जैसे राजा चले गए ऐसे ही राजनेता भी चले जाएंगे, मैं तुमसे ये कहता हूं। आज नहीं कल तुम देखोगे कुछ नए लोगों की ही प्रतिष्ठा और पूजा होगी, सृजनात्मक लोगों की प्रतिष्ठा और पूजा होगी। मगर अभी थोथे लोग पूजे जाते हैं, तुम्हारे मन में भी आकांक्षा उठती है। मगर जरा गौर तो करो, इन थोथे लोगों की तरफ जरा देखो तो, इनकी आत्माएं इन्हें कभी का छोड़ चुकी। इन्होंने अपनी आत्माएं बेच दी हैं और पद खरीद लिए। इनसे ज्यादा गरीब आदमी, इनसे ज्यादा भिखमंगे आदमी खोजना कठिन है।
मगर अखबारों में इनका नाम देख के, रोज इनकी तस्वीरें देख के तुम्हारे मन में भी भाव उठता है कभी हम भी कुछ हो जाएं। एक अदालत में मुकदमा चल रहा था। एक राजनेता को किसी होटल में किसी आदमी ने उल्लू का पट्टा कह दिया था। स्वभाव था राजनेता नाराज हो गया। उसने अदालत में मानहानि का मुकदमा चलाया। मुल्ला नसरुद्दीन उसका गवाह था। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिस आदमी ने उल्लू का पट्टा कहा है उसका कहना है कि होटल में कम से कम 250 आदमी मौजूद थे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हां, मैंने उल्लू का पट्टा शब्द का उपयोग किया है, लेकिन मैंने राजनेता को उल्लू का पट्टा नहीं कहा। वहां 250 लोग मौजूद थे। मैं किसी को भी कह सकता हूं, मैं खुद को भी कह सकता हूं। नाम मैंने किसी का लिया नहीं, इसलिए राजनेता नहा की भड़क गए। मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा मजिस्ट्रेट ने कि तुम गवाह हो राजनेता के, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इस आदमी ने राजनेता को ही उल्लू का पट्टा कहा था? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि छाती पे हाथ रख के खुदा की कसम खा के कहता हूं कि इसने राजनेता को ही उल्लू का पट्टा कहा था। लेकिन मजिस्ट्रेट ने पूछा 250 लोग वहां थे, नाम इसने किसी का लिया नहीं, तुम इतना बलपूर्वक कैसे कहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा आप मानते नहीं तो फिर सच्ची बात कह दूं। 250 लोग थे मगर उल्लू का पट्टा वहां एक ही था।